अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हमने विज़ुअल फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको ईएसआर भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि ये बेसिकली वैसे तो प्रैक्टिकल का टॉपिक है, लेकिन थ्योरी में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन आता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये होता क्या है, जब आप ब्लड का सैंपल लेते हैं ना किसी भी टेस्ट ट्यूब में, तो उसके बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में आप 3000 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड पे जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है 1 आवर के बाद आपने रीडिंग लेनी होती है। तो क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम। ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रेड ब्लड सेल्स बॉटम पे जो है वो आपके पास सेटल डाउन हो जाते हैं। ये एक क्लियर सी वाइट सी लेयर आ जाती है जिसको वाइट बफी कोट भी कहते हैं, और ऊपर आपके पास आ जाता है क्लियर प्लाज्मा। तो इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये एक तो इसको सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, सेड रेट भी कहते हैं, या बिरनाकी रिएक्शन भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन इसकी कैसे करते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है वेस्ट्रिजन मेथड, एक है हमारे पास विंट्रोब मेथड। ये बेसिकली ट्यूब्स का नाम होता क्या है, वेस्ट्रिजन जो मेथड है उसमें आप सैंपल लेते हैं ब्लड का 30 मिलीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लेते हैं जो दोनों एंड से ओपन होती है। उसके बाद 200 मिलीमीटर जो है उस पर 0 से 200 मिलीमीटर तक की रीडिंग आपको मिलती है मार्किंग, और उसमें आपने क्या करना है कि सैंपल जो है टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद पिपेट से उसमें जो है वो ब्लो करना है अप टू आपने जितनी भी रीडिंग आपको रिक्वायर्ड है। तो उसमें आपने 1.6 ml ऑफ ब्लड का सैंपल लिया और साथ उसमें 3.8% सोडियम सिट्रेट यानी एंटीकोएगुलेंट जो है उसको आपने ऐड किया। दोनों को आप अच्छी तरह से शेक करके मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है उसको सेंट्रीफ्यूग कर लेंगे। तो 1 आवर के बाद आपने रीडिंग ले लेनी है। विंट्रोब मेथड में क्या करते हैं, उसमें शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि सिर्फ एक एंड से ओपन आपको मिलती है, 110 मिलीमीटर लॉन्ग विद 3 मिलीमीटर होल या बोर। उसके बाद ये जो है ईएसआर और पीसीबी में दोनों में विंट्रोब ट्यूब जो है वो यूज़ होती है। इसमें आपके पास दोनों तरफ रीडिंग्स होती हैं। जैसे ये ट्यूब है तो इस तरफ भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी 0 to 100, इस तरफ भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी। वेस्ट्रिजन में सिर्फ आपको एक साइड पर रीडिंग्स मिलती हैं। उसके बाद जो है आपके पास इसमें 1 ml ऑफ ब्लड को आप मिक्स करेंगे EDTA एंटीकोएगुलेंट के साथ एथाइल डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, उसके साथ आप मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है उसको शेक करके आप सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालेंगे। 1 आवर के बाद उसको जो है वो रीडिंग ले लेंगे। तो इस तरह आपके पास आ जाती हैं नॉर्मल वैल्यूज़। इसकी मेल्स और फीमेल्स में और बच्चों में वेरी करती हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ में अगर वेस्ट्रिजन मेथड से हम कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू, तो मेल्स में 3 to 7 मिलीमीटर आपको फर्स्ट आवर में रीडिंग मिलती है और फीमेल्स में आपको 5 to 9 मिलीमीटर इन 1 आवर। इन्फेंट्स में आपको 0 to 2 मिलीमीटर्स मिलती है। और विंट्रोब में आपको मेल्स में 0 to 9, फीमेल्स में 0 to 15 और इन्फेंट्स में 0 to 5। सिग्निफिकेंस इसकी ये होती है, ये डायग्नोसिस मतलब डिफरेंट ब्लड की डिसऑर्डर्स या कंडीशंस को डायग्नोज या रूल आउट करने में हेल्प करता है। फिर आ जाती हैं इसकी वेरिएशंस में आपके पास आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और पैथोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल मतलब कि एलिवेट हुआ है उसका लेवल, लेकिन नॉर्मल रेंज के अंदर ही, या नॉर्मल उसकी वजह से जो आपके पास इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो नॉर्मल ही आ रहे हैं। तो उसमें आपके पास एज जो है, एज में बच्चों में ईएसआर कम होता है कंपेयर टू एडल्ट्स। और उसके बाद आपके पास जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स में आपके पास ईएसआर की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेंस्ट्रुएशन में जो है ईएसआर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। और प्रेगनेंसी में 3rd मंथ से लेबर तक जो है वो 35 मिलीमीटर आपको फर्स्ट आवर में रीडिंग मिलती है, मतलब रेज्ड एलिवेटेड मिलता है आपको। उसके बाद पैथोलॉजिकल वेरिएशन आ जाती हैं। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में आपके पास आ जाते हैं कौन कौन सी डिजीज़ में इंक्रीज़ होता है। उसमें आ जाती है टीबी, सिकल सेल एनीमिया, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक होते हैं मेलिग्नेंट। बिनाइन जो होते हैं ना वो एक ही जगह पे लोकलाइज रहते हैं, इतने ज़्यादा वो आप कह लें कि डैमेजिंग या वो नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि वो आपस के सराउंडिंग एरियाज़ को जो है वो मेटास्टेसाइज नहीं करते और इर्द गिर्द के जो हैं टिश्यूज़ उनको अफेक्ट नहीं करते। मेलिग्नेंट जो होते हैं वो तो माइग्रेट भी कर सकते हैं और वो सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी अफेक्ट कर देते हैं। फिर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, र्यूमेटिक फीवर है। र्यूमेटिक फीवर क्या होता है, फीवर एसोसिएटेड विद पेन इन जॉइंट्स, उसको र्यूमेटिक फीवर आप कहते हैं। लिवर डिजीज़ में हो सकता है और डिक्रीज़ किन कंडीशंस में होता है, एलर्जिक कंडीशंस में, सिकल सेल एनीमिया में, पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज़ इन रेड ब्लड सेल नंबर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएसआर होता है,
उसमें आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो इंक्रीज़ करते हैं फैक्टर्स, कुछ डिक्रीज़ करते हैं। इंक्रीजिंग फैक्टर्स में आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। अगर आरबीसीज़ की जो है ग्रेविटी स्पेसिफिक 1.028 नॉर्मल होती है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आपके पास ईएसआर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। रूलेक्स फॉर्मेशन क्या करती है, उसमें मैंने आपको बताया था, रूलेक्स फॉर्मेशन ये होती है कि जब आपने ब्लड का सैंपल लिया तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सेल जो है ना स्टैक की फॉर्म में क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है, क्वाइंस की फॉर्म में ऊपर नीचे लेयर बाय लेयर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, उसको रूलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो जितनी रूलेक्स फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी उतना ईएसआर का लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ आरबीसीज़, जब आरबीसीज़ का साइज़ इंक्रीज़ होता है उस टर्म को कहते हैं आप मैक्रोसाइट। तो उस कंडीशन में ईएसआर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ कौन कौन से करते हैं, अगर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज़ हो जाए, मतलब ब्लड जो है थिन आउट होना शुरू हो जाए, तो उसमें जो है ईएसआर डिक्रीज़ होगा। आरबीसी काउंट अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी और ईएसआर डिक्रीज़ होगा। सेकेंड आपके पास आ जाता है पीसीवी, जिसको आप कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज। जो मैंने आपको बताया कि आरबीसी सेटल डाउन हो जाते हैं तो उनको परसेंटेज की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो उसको पीसीवी कहते हैं, या हेमेटोक्रिट वैल्यू कहते हैं, या एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन कहते हैं। इसके कौन कौन से मेथड होते हैं आपके पास आ जाता है, इसमें भी कि आपने ब्लड को एंटीकोएगुलेंट EDTA के साथ मिक्स करना है, उसके बाद आपने उसको 1 आवर के लिए छोड़ देना है विंट्रोप या वेस्ट्रोजन ट्यूब में डाल के, और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग करके 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए 30 मिनट्स के लिए आपने उसको करना है, और उसके बाद आपने उसकी रीडिंग ले लेनी है। तो ये आपके पास जो वाइट बफी कॉट आ जाता है, उसके बाद ब्लड सेल्स आ जाएंगे और प्लेटलेट्स आपको मिलते हैं। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्टली इसको इसी मेथड से या ऑटो एनालाइजर से कैलकुलेट मैयर किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास सिग्निफिकेंस है, ये किस किस चीज़ में जो है इंपॉर्टेंस इसकी आती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया, मतलब इंक्रीज एलिवेटेड एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कंडीशन में जो है ये डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गई है, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हो रही है, तो फीवर भी है साथ, तो डिहाइड्रेशन बॉडी का जो है वाटर कंटेंट कम हो रहा है, सॉल्ट्स की जो है एक्सक्रीशन ज़्यादा हुई हुई है, तो उसमें डिहाइड्रेशन का लेवल क्या है उसको मैयर करने के लिए एग्जैक्ट उसकी जो है डिटर्मिनेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं पीसीवी को। डिसीजन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि ब्लड डोनेट करना। एक बंदे ने सैंपल दिया, दूसरे बंदे को डोनेट हो रहा है वो ब्लड, तो उसमें जो है उसको डिसाइड करना कि वेदर ये उसको ब्लड आपने डोनेट करना भी है या इंजेक्ट उसमें करना भी है पर्सन में या नहीं। नॉर्मल वैल्यूज़ इसकी मेल्स में 40 to 45 और फीमेल्स में 38 to 42% होती हैं। फिर इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, इंक्रीज़ किस किस कंडीशन में होता है, पॉलीसाइथीमिया में, डिहाइड्रेशन में और डेंगी शॉक सिंड्रोम में। डेंगी शॉक सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जो मॉस्किटो से कॉज होती है, मॉस्किटो बाइट से, जिसमें फ्लेवी वायरस जो है वो कॉमन है, और ग्रेड 3 या 4 का आपको फीवर मिलता है। डिक्रीज़ किन कंडीशन में होता है, एनीमिया में, सिरोसिस ऑफ लीवर यानी स्कारिंग ऑफ लीवर। उसके बाद आपके पास प्रेगनेंसी में डिक्रीज़ हो जाता है पीसीवी की वैल्यू, हेमरेज ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपके पास जो है वो कह लें फीटस की जो पोजीशन है ना वो आपके पास यूट्रस की वॉल पे कहीं ना कहीं अटैच होती है, या टॉप ऑफ द या रूफ ऑफ द आप कह लें कि यूट्रस पे आपके पास अटैच होती है। लेकिन अगर उसके अलावा यूट्रस की वॉल के अलावा कहीं और जो है वो फीटस की पोजीशन हो या मूवमेंट हो के वो कहीं और जो है इम्प्लांट हो जाए फीटस, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है और अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि ये मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्क हो सकता है। फिर आपके पास आ जाती हैं ब्लड इंडिसेस। ब्लड इंडिसेस क्या होती हैं, बेसिकली ये ब्लड टेस्ट हैं टू मेजर हेमोग्लोबिन कंटेंट, आरबीसीज कंटेंट, और आपके पास आ जाता है कलर इंडेक्स इसमें आ जाता है। अब इसमें कौन कौन से आपके पास आ जाते हैं, सबसे पहले है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCV या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको MCV भी कहते हैं। इसकी ये होता है कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल RBC इज़ एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक माइक्रॉन्स। उसको आप कहते हैं मतलब सिंगल RBC की आपने देखनी है, उसका वॉल्यूम देखना है, उसकी कैपेसिटी देखनी है, तो उसको आप कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम।
अगर ये नॉर्मल होगा तो आरबीसी जो है आप उसको नॉर्मोसाइट कहेंगे, अगर ये लार्जर इन साइज़ होगा तो आप उसको मैक्रोसाइट कहेंगे, अगर स्मॉलर इन साइज़ मिलेगा तो आप उसको माइक्रोसाइट कहेंगे। अब इसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन आ जाता है, वो होता है क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। एक आरबीसी या एक रेड ब्लड सेल में कितनी क्वांटिटी या अमाउंट हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट है उसको आप कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। फिर आपके पास आ जाती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इन दोनों में हीमोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये था एवरेज अमाउंट ऑफ वन हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी या वन सिंगल आरबीसी। इसमें है एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज या सिंगल आरबीसी। तो उसको आप कहते हैं ये परसेंटेज में होता है। ये एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए जो है इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नॉर्मल इसकी वैल्यू 30% आ जाती है। चौथा आपके पास है कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स या CI भी इसको कहते हैं। ये होता है रेशियो बिटवीन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। नॉर्मल कलर इंडेक्स आपके पास 1 होता है। अब अगर हम इनकी कैलकुलेशन की बात करें, ये हमारे लिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इतने ज़्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि हम लोगों का लैब टेस्ट वगैरह से कोई इतना लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से कौन कौन सी डिजीज़ में अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये कंडीशंस पेशेंट इन कंडीशंस के साथ एनीमिया वगैरह की कंडीशन के साथ आपके पास आता है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और एक्सरसाइज करते ट्रीटमेंट प्लान बनाते हुए आपने क्या क्या अवॉइड करना है या क्या क्या आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन में आपको उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास आरबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल है जो कि है 4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। फिर आपके पास है हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है 8 ग्राम पर डेसीलीटर। थर्ड आपके पास है पीसीवी, आपको दिया हुआ है उन्होंने 30%। तो अब आपने कैसे ब्लड इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप कलर इंडेक्स देखेंगे। कलर इंडेक्स देखेंगे तो उसमें कलर इंडेक्स को मेजर करने के लिए हीमोग्लोबिन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय आरबीसी परसेंटेज। तो ये आपके पास फार्मूला है। उसके बाद आपने हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को कैसे आपने मेजर करना है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए आपके पास मेथड है कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इन पेशेंट या सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल एडल्ट। तो उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास पेशेंट के पास है, पेशेंट की है 8 और नॉर्मल में 15 होती है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 53.3%। देन आरबीसी की परसेंटेज भी इसी तरह से निकालेंगे। आरबीसी इन सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आरबीसी इन नॉर्मल। तो ये आपके पास आ गई मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगी 80%। फिर आप कलर इंडेक्स में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 53.3% डिवाइड बाय 80%। तो ये आपके पास आ जाएगी 0.67। तो ये आपका कलर इंडेक्स है और आपका नॉर्मल कलर इंडेक्स जो है वो 1 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसमें एनीमिया अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये कलर इंडेक्स मेजर कर लिया। उसके बाद आपने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कैसे मेजर करना है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज सिंगल आरबीसीज। तो उसको आप ऐसे करेंगे कि MCV इज इक्वल टू PCV इन ml डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ ब्लड, या फिर आप उसको सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर दें और 100। और नीचे आपके पास आ जाएगा आरबीसी काउंट इन मिलियन।
पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो पीसीवी की वैल्यू डालेंगे जो कि आपके पास है 30%, 30 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 75 माइक्रोन। ये आपके पास है क्यूबिक माइक्रोन आ जाएगा। तो ये एमसीवी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पीसीवी में कितनी निकली थी उसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाय नॉर्मल आरबीसी काउंट। थर्ड आपके पास है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। उसमें हीमोग्लोबिन इन ग्राम ग्राम्स पर डेसीलीटर या पर 1000 ml ऑफ ब्लड डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट इन क्यूबिक मिलीमीटर। तो हीमोग्लोबिन क्या है आपके पास 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10, आरबीसी काउंट है आपके पास 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 पिकोग्राम। ये आपके पास हो गया मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। लास्ट और फोर्थ आपके पास है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। उसमें क्या करेंगे सिंपल हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे, उसके बाद पीसीवी की वैल्यू नीचे डिवाइड कर देंगे, तो वो 8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो वो आपके पास 26.67 आ जाएगी। रिजल्ट्स क्या इंडिकेट करेंगे कि पर्सन जो है उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। इन चारों इंडिसेस को देखते हुए आप ये डिफाइन कर सकते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एनीमिया क्या होता है और एनीमिया के कॉजेज़ क्या होते हैं, एनीमिया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो एनीमिया क्या होता है डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स या ब्लड डिसऑर्डर इसको कहते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को एनीमिया कहते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो सकता है या पीसीवी डिक्रीज हो। उसके बाद रिडक्शन जो है आरबीसी काउंट में हीमोग्लोबिन कंटेंट या पीसीवी जो है वो किस किस वजह से डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्लासिफिकेशन देखिए अगर इसकी, तो इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है मॉर्फोलॉजिकल और एक है आपके पास एटियोलॉजिकल। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल में आपके पास आ जाती हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि इसमें साइज़ भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है आरबीसीज़ का, लेकिन आरबीसीज़ की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ है। अब दूसरा आपके पास आ जाता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्रोमिक का मतलब होता है कलर, सिटिक का मतलब है साइज, और मैक्रो मतलब लार्ज, नॉर्मो मतलब नॉर्मल। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, तो इसमें मैक्रोसिटिक से आप क्या इंडिकेट करेंगे कि आरबीसीज लार्जर हैं साइज में, लेकिन उनका कलर जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद है आपके पास मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, लार्जर आरबीसीज बट लेस रेड इन कलर या पेलर इन कलर। फिर लास्ट में आपके पास है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक मतलब स्मॉलर आरबीसीज एंड लेस रेड इन कलर या पेलर इन कलर। ये चार आपके पास टाइप्स आ गई इसमें मॉर्फोलॉजिकल में। फिर आपके पास दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपके पास आ जाती है हेमरेजिक, हीमोलिटिक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, अब हेमरेजिक एनीमिया की बात करें तो हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। तो एनीमिया ड्यू टू हेमरेज या ब्लीडिंग इज नोन एज
हेमरेजिक एनीमिया ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट हेमरेज क्या होगा, सडन लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, सडन लॉस हो गया बहुत ज़्यादा ब्लड, तो उसमें जो है आपके पास एक्यूट हेमरेज की कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होगा, आरबीसी जो हैं वो नॉर्मोक्रोमिक होंगे और नॉर्मोसिटिक होंगे, मतलब कि साइज़ में भी नॉर्मल हैं और कलर में भी वो नॉर्मल मिलेंगे। डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट होगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो हाइपोक्सिया कॉज कर देगा। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई है, और उसकी वजह से जो है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आरबीसीज, और कंडीशन जो है वो एक्यूट है, तो इसलिए 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो रिस्टोर हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। फिर क्रॉनिक हेमरेज में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, और उसमें जो है स्मॉल हो जाएंगे, ब्लड श्रिंक हो जाएंगे, आरबीसीज माइक्रोसिटिक या हाइपोक्रोमिक मिलेंगे। फिर आपके पास है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक का मतलब होता है रप्चर ऑफ आरबीसीज, जिसकी वजह से आप जो है डिस्ट्रक्शन हो गई है आरबीसीज की, तो उसमें जो है आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, मतलब एक्सेसिव रप्चर ऑफ आरबीसीज या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से क्या होगा, बोन मैरो स्टिमुलेट होगा टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ आरबीसीज टू कंपेंसेट दिस इफेक्ट। तो क्या होगा कि इस कंडीशन को आप कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें दो तरह की आ जाती हैं, एक होती है एक्सट्रिंसिक, एक होती है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में आपके पास आ जाता है कि डिस्ट्रक्शन हुई आरबीसीज की बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, उसमें एंटीबॉडीज़ आ गई, केमिकल्स या ड्रग्स आ गए, और कॉमन कॉजेज़ हो सकती हैं इसकी लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर। उसके बाद अलावा इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया, उसमें जो है बॉडी के अंदर ही कोई एंटीबॉडीज़ इस तरह की प्रोड्यूस हो जाएं जो कि अनहेल्दी हो ह्यूमन के लिए या एडल्ट के लिए, और उसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाए आरबीसीज की। फिर इसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, जिसको हीमोलिटिक एस डिजीज भी कहते हैं, जिसमें क्रीसेंट शेप्ड या हाफ मून शेप्ड हो जाती है आरबीसीज की शेप। और उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन एस जो है डेरिवेटिव होता है, इसमें अल्फा चेन्स आपको नॉर्मल मिलेंगी, जो हमने पढ़ा था डेल्टा हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन्स एक बीटा चेन्स। अल्फा चेन्स नॉर्मल होगी, लेकिन बीटा चेन्स में म्यूटेशन या एबनॉर्मेलिटी आपको मिलेगी। फिर थैलेसीमिया है। अच्छा ये सिकल सेल जो है ना वो चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें क्या होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स एग्रीगेट करके ना ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं तो वो स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इन्फाक्शन या क्लॉट बन गया है। वो जो है वो स्मॉल बोन्स में कॉमन होता है, जिसकी वजह से जिसमें आपके पास हैंड या फुट के जॉइंट्स या बोन्स आ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो हैंड और फुट को अफेक्ट करेगा तो उसमें पेन आएगी और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हैंड एंड फुट सिंड्रोम भी कहते हैं। सेकेंड है आपके पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसको कूलीज एनीमिया भी कहते हैं या मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये जो फीटल लाइफ में कॉमन होता है, उसमें क्या होता है अल्फा चेन्स आपको कम मिलती हैं और एब्सेंट या नॉर्मल मिलती हैं, और बीटा में आपको बीटा चेन्स एब्सेंट, लेस या एबनॉर्मल मिलती हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है तीसरा आपके पास। उसमें क्या होता है किसी भी विटामिन की वजह से या जैसे फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, या सी की वजह से जो है डेफिशिएंट होने की वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए। उसमें सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और आयरन की जो है सप्लाई अगर बॉडी में कम हो जाए तो उसमें है आयरन अगर हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन जब होती है तो क्या होता है हीमोग्लोबिन डिग्रेड होकर ग्लोबिन और आयरन में और पोरफायरिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आयरन क्या होता है, यहाँ से आयरन यूटिलाइज हो जाता है फॉर रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर जो है हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाएगा तो आयरन की अल्टीमेटली कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ ब्लड, मेंस्ट्रुएशन, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, और प्रेगनेंसी में हो सकता है। इसमें आपको फीचर्स या सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, ब्राइटल नेल्स, मतलब कि फ्रिजाइल नेल्स होते हैं वो इजीली जो हैं चिप आउट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। स्पून शेप नेल्स, उसमें उसको आप कहते हैं कोइलोनाइकेसिस। आपको मतलब कह लें कि नेल में ना इस तरह एक कर्वेचर मिलता है तो उसको स्पून शेप नेल कहते हैं। एट्रोफी ऑफ पेपिलाइन टंग एंड डिस्फिगिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। फिर है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन के कंटेंट के कम होने की वजह से जो एनीमिया कॉज है उसको कहते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी। उसमें सबसे आपके पास कॉमन है विटामिन B12, इसको एडिसन्स एनीमिया भी कहते हैं। उसके बाद इसमें सिम्टम्स आपको क्या मिलते हैं, लेमन येलो कलर ऑफ स्किन ड्यू टू एनीमिक पेलनेस एंड माइल्ड जॉइंटिस एंड रेड सोर टंग। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें पैरेस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन हो सकती है, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड एटेक्सिया, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन,
फिर आपके पास लास्ट में है इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि मैच्योरेशन फैक्टर जो है फॉलिक एसिड उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है। उसके अलावा है आपके पास ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में होता है रेड बोन मैरो जो है वो आपका डिफेक्टिव हो जाता है, या रेड बोन मैरो जब 20 की एज के बाद येलो फैट डेपोजिशन की वजह से येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो येलो बोन में जो है एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी में हार्मोन रिलीज हो रहा था उससे वो उसकी आरबीसीज की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो बोन मैरो डिसऑर्डर अगर हो जाए या डेफिशिएंट हो जाए तो उसको आप कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ये किस किस वजह से हो सकता है? रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रेज रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल इन्फेक्शंस। और फिर है लास्ट में आपके पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज। इसमें आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से एनीमिया हो सकता है, और आपके पास क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर और न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स जिसमें एबनॉर्मल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इन टिश्यू और ऑर्गन, या सच एज हॉजकिंस डिजीज़ जो लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है। और फिर साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को देखेंगे उसका कलर जो है वो पेलर मिलेगा आपको, स्किन ड्राई होगी, थिन हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्रीज इन हार्ट रेट मिलेगा जिसको आप टैकीकार्डिया भी कहते हैं, और कार्डियक आउटपुट भी आपको इंक्रीज मिलेगा। रेस्पिरेशन इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या डिस्पनिया। फिर डाइजेशन, एनोरेक्सिया जो है ना मतलब भूख उसको कम लगेगी। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और कॉन्स्टिपेशन कॉमन है। मेटाबॉलिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका मिलेगा आपको इंक्रीज्ड। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू यूज़ एनर्जी एट रेस्ट टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए या बॉडी टेम्परेचर मतलब को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी रेस्ट कंडीशन में यूज़ हो रही होती है उसको आप कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर है किडनी रीनल फंक्शन, इसमें डिस्टर्ब मिलेगा। एल्ब्यूमिन यूरिया कंडीशन के साथ आपके पास पेशेंट आ सकते हैं। एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब है कि एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में उसकी कंसनट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब मिलेगा। उसमें 3 टर्म्स आ जाती हैं, एक है मेनोरेजिया, एक है एमेनोरिया, एक है ओलिगोमेनोरिया। मेनोरेजिया का मतलब है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओलिगोमेनोरिया का मतलब है इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि 1 मंथ हुए और फिर इरेगुलर डिस्टर्ब सा साइकिल होगा उसका, 1 मंथ में हो गए, 2nd मंथ नहीं हुए। डाइट इसमें फैक्टर हो सकती है और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में आपको सेंसिटिविटी टू कोल्ड इंक्रीज मिलेगी। हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब फोकस नहीं होगा बंदा, ओरिएंटेड नहीं होगा। रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वर्टाइगो स्पेशली वाइल स्टैंडिंग। ब्लड प्रेशर इसमें आपको कम मिल सकता है। फेंटिंग हो सकती है और मसल्स वीक होंगे और पेशेंट जो है वो फटीग आउट हुआ होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।